भूगोल विषय में आप लोगों को 2 सैद्धांतिक प्रश्न पत्र और 1 प्रायोगिक प्रश्न पत्र का अध्ययन करना होगा। प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल से संबंधित है और द्वितीय प्रश्न पत्र मानव भूगोल से संबंधित है। आज हम भौतिक भूगोल पर बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगी कि भूगोल की शुरुआत कैसे हुई। मेरे हिसाब से तो जब मानव ने ये जानने का प्रयास किया कि जिस स्थान पर वह है उसके इधर और इधर क्या है, इसी प्रयास को भूगोल का प्रथम प्रश्न मानकर हम उसकी शुरुआत मान सकते हैं। अपने आसपास के पर्यावरण को जब उसने समझने का प्रयास किया तो वो भौतिक भूगोल के अध्ययन में आगे बढ़ रहा था। प्रारंभ में स्पेशलाइज्ड या विशेषीकृत विषय नहीं होते थे। ज्ञान एक ही क्षेत्र में होता था, ज्ञान की शाखाएं आपस में मिली जुली थी। धीरे धीरे स्पेशलाइज होने से अलग अलग विषयों में उसका विकास हुआ। जब हम राजनीतिक व्यवस्था को पढ़ते हैं तो वो राजनीतिक विज्ञान के रूप में विकसित हुआ। जब हम इतिहास की घटनाओं को देखते हैं तो वो इतिहास विषय के रूप में पढ़ते हैं। जब हम दर्शन की बात करते हैं तो वो दर्शन शास्त्र हुआ। जब हम वनस्पति की बात करते हैं तो हम बॉटनी की बात करते हैं। जब हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं तो उसको हम जीव विज्ञान के रूप में अध्ययन करते हैं। लेकिन प्रारंभ में ज्ञान का स्वरूप सब मिला जुला था। इसी तरह भूगोल में भी भौतिक भूगोल का अध्ययन ही प्रारंभ में भूगोल माना जाता था। लेकिन बाद में धीरे धीरे ये समझ में आया कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही शुष्क अध्ययन है। अगर मानव को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाए तो भूगोल विषय का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। इस प्रकार धीरे धीरे मानव और उसके क्रियाकलापों को भूगोल विषय का एक अहम अंग मान लिया गया और भूगोल विषय निरंतर प्रगति करता गया। तो मोटे तौर पे भूगोल को भौतिक भूगोल और मानव भूगोल 2 भागों में बांटा जाता है। अब हम बात करेंगे भौतिक भूगोल की। आर्थर होम्स ने भौतिक भूगोल को परिभाषित किया है कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जिसमें ग्लोब के धरातल के उच्चावच, जिसको हम जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं, धरातल के समुद्र और महासागरों का अध्ययन, जिसको हम ओशनोग्राफी में पढ़ते हैं, और धरातल के वायु का अध्ययन, जिसको हम मेटीरियोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान में पढ़ते हैं, इसका अध्ययन ही भौतिक भूगोल है। तो एक बार फिर मैं बताना चाहूँगी, आर्थर होम्स ने भौतिक भूगोल को डिफाइन किया है, भौतिक भूगोल को परिभाषित किया है कि भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही अपने आप में भौतिक भूगोल है, जिसमें ग्लोब के धरातल के उच्चावच, समुद्र और महासागर और वायु का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से भौतिक भूगोल को हम 4 सेगमेंट्स में बांटते हैं। पहला स्थल मंडल, जिसमें हम धरातल के ऊपर के स्वरूपों का अध्ययन करते हैं। दूसरा वायुमंडल, धरातल के ऊपर जो एक गैसीय आवरण है जो हमारी पृथ्वी के साथ लगातार घूमता रहता है, उसको हम वायुमंडल कहते हैं। और जलमंडल, आपको पता है हमारी पृथ्वी का 70% भाग जल से बना है, तो जलमंडल इसका अनिवार्य अंग है। और जीवमंडल, इन तीनों मंडलों के संयुक्त जो फेवरेबल कंडीशंस हैं उसके फलस्वरूप ही धरातल पर जीवन संभव हो पाया है। तो ये जीवमंडल भौतिक भूगोल का अनिवार्य अंग हो गया है। अब हम देखते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल में स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। तो भौतिक भूगोल में हम इन सब का अध्ययन करते हैं। और भौतिक भूगोल किसी भी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले स्थानिक प्रतिरूप और उनके आपस के संबंधों का अध्ययन करता है। ये बताता है कि किसी भी क्षेत्र में
जैसे कहीं पहाड़ है, पठार है, मैदान है, तो इस तरह के प्रतिरूप क्यों अस्तित्व में आए, क्यों एग्जिस्ट करते हैं। और इसके साथ ही ये स्थान के साथ यानी कि स्पेशियल और समय के साथ टेम्पोरल, इन कॉन्टेक्स्ट में, इन संदर्भों में जो उच्चावच है या जो भी प्रतिरूप है उसमें क्या परिवर्तन आया और उन परिवर्तनों के कारण क्या रहे, इसका अध्ययन हम भौतिक भूगोल में करते हैं। इसके बाद हम इनके जो स्वरूप है 4, इनको देखेंगे। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर या स्थलमंडल का अध्ययन हम भू आकृति विज्ञान में करते हैं। एटमॉस्फेयर या वायुमंडल का अध्ययन हम जलवायु विज्ञान में करते हैं। हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल का, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का अध्ययन हम जलवायु विज्ञान में करते हैं। जलमंडल का अध्ययन हम समुद्र विज्ञान में करते हैं और जीवमंडल का अध्ययन हम जैव भूगोल में करते हैं। सबसे पहले जियोमॉर्फोलॉजी। जब हम भौतिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र की बात करते हैं तो उसमें हम इन चारों मंडलों का विस्तृत अध्ययन को शामिल करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हम स्थल रूपों का अध्ययन करते हैं। मोटे तौर पे स्थल रूपों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। पहली श्रेणी है जिसको हम लैंडफॉर्म्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं, उसमें महाद्वीप और महासागर आते हैं। इसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनका वितरण कैसा है और वर्तमान में इनका प्रारूप क्या है। दूसरे ऑर्डर के जो लैंडफॉर्म है, दूसरी श्रेणी के जो लैंडफॉर्म हैं, उसमें पर्वत, पठार, मैदान और झीलें ये आती हैं। इसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वो कौन से अंतर्जात बल हैं जिनके क्रियाओं के फलस्वरूप, और वो कौन से प्रक्रम है जिन्होंने इन स्थल रूपों को जन्म दिया। तीसरी श्रेणी के स्थल रूपों में आते हैं वे स्थल रूप जो अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं के द्वारा बने हैं। इन दोनों के संयुक्त कार्य को डेनुडेशन या अनाच्छादन कहते हैं, और ये अनाच्छादन प्रक्रम इन तीसरे प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करते हैं। ये स्थल रूप है जैसे वी शेप वैली, यू शेप वैली, जलप्रपात, मियंडर, डेल्टा। ये जो स्थल रूप है ये अपक्षय और अपर्दन की क्रियाओं के द्वारा बनते हैं, जिनको हम पृथ्वी के बहिर्जात बल कहते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी में हम लैंडफॉर्म्स का अध्ययन करते हैं, स्थल रूपों का अध्ययन करते हैं और उनको इस तरीके से पढ़ते हैं। वर्तमान समय में भू आकृति विज्ञान का स्वरूप और ज़्यादा अप्लाइड या व्यवहारिक होता जा रहा है, और इसके द्वारा हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये लैंडफॉर्म्स, ये स्थल रूप मानव के विकास में, मानव की गतिविधियों को किस तरह प्रभावित करते हैं। भौतिक भूगोल का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है एटमॉस्फेयर या वायुमंडल। वायुमंडल का अध्ययन हम जलवायु विज्ञान में करते हैं। जलवायु विज्ञान को हम मोटे तौर पर 3 भागों में बांट सकते हैं: भौतिक जलवायु विज्ञान या फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी, प्रादेशिक जलवायु विज्ञान या रीजनल क्लाइमेटोलॉजी, और एप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी या व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। फिजिकल क्लाइमेटोलॉजी या भौतिक जलवायु विज्ञान में हम मौसम के विभिन्न तत्वों का अध्ययन करते हैं। मौसम के जो तत्व हैं उनमें इंसोलेशन या सूर्यताप, टेम्परेचर या तापमान, एयर प्रेशर यानी कि वायुदाब, विंड मतलब पवने, ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, प्रेसिपिटेशन मतलब वर्षण, और विजिबिलिटी मतलब दृश्यता। इन मौसम के तत्वों का अध्ययन हम भौतिक जलवायु विज्ञान में करते हैं। रीजनल क्लाइमेटोलॉजी में हम विश्व में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की जलवायुओं के क्या प्रारूप है, उनका वितरण कैसा है और उनकी क्या विशेषताएं हैं, इसका अध्ययन करते हैं। जलवायु क्षेत्र माइक्रो लेवल पे मतलब सूक्ष्म स्तर पर, मध्यम स्तर पर मेसोक्लाइमेटिक रीजन्स, और मैक्रो या वृहद
क्लाइमेटिक रीजन्स में इनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। व्यवहारिक जलवायु विज्ञान में हम मानव द्वारा मौसम में आए परिवर्तनों या जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के फलस्वरूप क्या समस्याएं फेस की जा रही है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, जो आज पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा खतरा बना हुआ है और आप जानते हैं कि इस पर निरंतर विश्व स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के प्रभाव को कम किया जा सके, नियंत्रित किया जा सके। भौतिक भूगोल का तीसरा महत्वपूर्ण कंपोनेंट या संगठक है ओशिनोग्राफी, हाइड्रोस्फीयर या जलमंडल, जिसका अध्ययन हम ओशनोग्राफी के तहत करते हैं, समुद्र विज्ञान के तहत करते हैं। समुद्र विज्ञान को भी हम 3 मोटे भागों में बांट सकते हैं। पहला मरीन जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी, सामुद्रिक भूगर्भ विज्ञान और भू आकृति विज्ञान। इसमें हम जो सागर नितल है उनका निर्माण किस तरह से हुआ, सागर नितल पे आपको पता होगा कि जिस तरह से धरातल के ऊपर पर्वत, पठार, मैदान और झीलें पाई जाती है, उसी तरह के फीचर्स, उसी तरह के स्थल रूप सागर के अंदर भी पाए जाते हैं। समुद्र की तली में भी ऊंचे उठे हुए भाग हैं, कटक बने हुए हैं, मैदान पाए जाते हैं और ट्रेंचेस या गर्त पाए जाते हैं। तो ओरिजिन ऑफ ओशन बॉटम या सागर नितल की उत्पत्ति के बारे में, इसके स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में, और जो समुद्र में जमाव होता है, सामुद्रिक जमाव की विशेषताओं के बारे में हम मरीन जियोलॉजी या सामुद्रिक भूविज्ञान में इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा इसका पक्ष है भौतिक समुद्र विज्ञान। भौतिक समुद्र विज्ञान में अगेन हम 2 चीज़ों का अध्ययन करते हैं। पहला जल की गतियों का, वाटर मूवमेंट्स का। जल में गतियाँ कौन सी होती हैं? समुद्र में लहरें उठती है, वेव्स का अध्ययन करते हैं। समुद्र में धाराएं चलती हैं, आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, उष्ण धारा, गर्म धारा और ठंडी जल धारा। तो इन करेंट्स का अध्ययन करते हैं। ज्वार भाटा आता है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के द्वारा जो पानी ऊपर खींचता है, टाइड्स, इसका अध्ययन करते हैं। और सुनामी, आपको पता है कि जब समुद्र में भूकंप आता है तो बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जिनको हम सुनामी के रूप में जानते हैं। तो ये जो जल की गतियां हैं, इनको हम भौतिक समुद्र विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। दूसरा हिस्सा है इसका, जल के जो भौतिक विशेषताएं हैं, गुण हैं, उसको हम जानते हैं। जैसे समुद्रों का तापमान क्या रहता है, समुद्र में दाब कैसा रहता है, जल राशियाँ क्या है, लवणता कैसी है और उसकी विस्कोसिटी क्या है, श्यानता क्या है, इसको हम जानने का प्रयास करते हैं। आपको पता है कि ये सब जो धाराएं, करंट्स, जलमंडल, वायुमंडल, ये एक ही काम करते हैं, पृथ्वी पर ऊर्जा के स्तर को या तापमान को रेगुलेट करने का काम करते हैं। गर्म क्षेत्र से हवाएं या धाराएं ठंडे क्षेत्र की ओर चलती है और ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्रों की ओर आती है, ताकि ताप का संतुलन बना रहे। इसका तीसरा पार्ट है बायो ओशनोग्राफी या जीव समुद्र विज्ञान। जीव समुद्र विज्ञान में समुद्र में पाए जाने वाली वनस्पतियां और जीवों का अध्ययन किया जाता है। इनका समुद्रों में वितरण कैसा है, इनकी विशेषताएं क्या है और इनकी आर्थिक उपयोगिता क्या है, इन सब के बारे में हम जानते हैं। और वर्तमान समय में ओशनोग्राफी में मरीन मीटीरियोलॉजी करके एक नए उसका अध्ययन किया जाना शुरू हुआ है। वो है समुद्र के ऊपर का जो वायुमंडल है वो किस तरह कार्य करता है, इसको हम मरीन मीटीरियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ओशनोग्राफी के बाद आता है जीवमंडल या बायोस्फीयर। ये तीनों मंडल मिलकर इनका जो फेवरेबल कंडीशंस है
वही धरातल पे पृथ्वी की सतह पर जीवों को जन्म देती है। अगर तापमान, जलवायु या जलवायिक दशाएं अनुकूल नहीं हैं, अगर टोपोग्राफी, पर्वत, पठार, मैदान ये अनुकूल नहीं है, अगर सामुद्रिक स्थिति अनुकूल नहीं है, तो जीवन संभव नहीं है धरातल पर। तो धरातल पर जीवन में विविधता लाने के लिए और जीवों का क्वालिटी ऑफ लाइफ या जीवन स्तर सुधारने के लिए बायोज्योग्राफी या जैव भूगोल में हम इसका अध्ययन करते हैं। इसके महत्वपूर्ण पार्ट्स हैं फिजिकल एनवायरनमेंट या भौतिक पर्यावरण, सॉइल, मिट्टियाँ, एनिमल्स जो जीव जंतु पाए जाते हैं और प्लांट्स या पौधे पाए जाते हैं। इन सब का सम्मिलित अध्ययन बायोज्योग्राफी में किया जाता है। इसके बाद आपका अगला टॉपिक है भौतिक भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध। अभी तक हमने जो कुछ भी देखा उससे ये प्रतीत होता है कि भूगोल एक हॉलिस्टिक साइंस के रूप में है। भूगोल पूरे पर्यावरण का, पूरे धरातल का समग्र रूप में अध्ययन करता है। तो जो महत्वपूर्ण विषय हैं वो भूगोल से किस तरह जुड़े हुए हैं इसको हम देखेंगे। एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान और भूगोल। खगोल विज्ञान में हम सूर्य, तारे, नक्षत्र आदि का अध्ययन करते हैं। इनकी दूरियां कितनी हैं, इनका क्या प्रभाव है, सौर कलंक कितने होते हैं, चंद्रमा की कलाएं क्या है, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और किस तरह से इनमें गतियां होती है, इनका घूर्णन काल, इनका परिभ्रमण काल क्या है, इन सब का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी या खगोल विज्ञान में किया जाता है। और प्रारंभ से ही भूगोलवेत्ताओं ने भी इसी तरह के प्रयास किए हैं। स्ट्रैबो, अरस्तु, इन सब ने एस्ट्रोनॉमी में या खगोल विज्ञान में काफ़ी काम किया है। तो खगोल विज्ञान भूगोल से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण शाखा है। दूसरा गणित। गणित भी भूगोल का एक अनिवार्य अंग रहा है। भूगोल में जितने भी मापन कार्य किया जाता है, स्थानों के बीच की दूरियां, इन सबको गणितीय विधि से मापित किया जाता है। तो हम गणित के फॉर्मूलों का प्रयोग भी करते हैं और वर्तमान में सांख्यिकी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग हो गई है भौगोलिक अध्ययन का, जिसको हम अपने सारे शोध में इसका उपयोग करते हैं और सांख्यिकी को लगाकर ही हम अपने निष्कर्ष निकालते हैं। जियोलॉजी या भूगर्भ शास्त्र। भूगर्भ शास्त्र वैसे तो एक अलग विज्ञान है, लेकिन भूगोल में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। धरातल के ऊपर जो भी स्थल रूप पाए जाते हैं, वो स्थल रूप जो अंदर की संरचना है, जिस तरह की चट्टानें बनी है, वही बाहर के स्थल रूप में परिलक्षित होती है। तो इसलिए हम भौतिक भूगोल में पृथ्वी के अंदर की चट्टानों का अध्ययन भी करते हैं। जियोलॉजी और ज्योग्राफी साथ साथ चलते हैं। हम जियोलॉजिकल मैप्स का अध्ययन करते हैं भूगोल में, भूगर्भिक मानचित्रों का, और इसके आधार पर हम विभिन्न संसाधनों की गणना करते हैं। मीटीरियोलॉजी या मौसम विज्ञान। जिन चीज़ों का अध्ययन हम जलवायु विज्ञान में करते हैं वही मीटीरियोलॉजी का भी सब्जेक्ट मैटर है। तापमान, जलवायु और मौसम के विभिन्न तत्व यथा तापमान, वर्षा, वायुदाब, पवनें और दृश्यता, इन सब का अध्ययन जो मौसम विज्ञान में किया जाता है वही हम भूगोल में भी करते हैं। भूगोल में महत्वपूर्ण ये है कि किस क्षेत्र में जलवायु क्षेत्रों के वितरण को हम, स्थानिक वितरण को हम अधिक महत्व देते हैं। पेडोलॉजी या सॉइल साइंस, इसमें हम विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का अध्ययन करते हैं। पेडोलॉजी एक स्वतंत्र विज्ञान है, लेकिन भूगोल में भी मृदा एक बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है और इसका अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोलॉजी यानी कि जलमंडल, हमें पता है महाद्वीप और महासागरों के वितरण में हम देखते हैं कि 30% भाग स्थल है, बाकी हमारा 70% भाग जल से बना है। और हम ओशनोग्राफी में हाइड्रोलॉजी के लगभग सभी पक्षों का
जलमंडल के सभी, जल विज्ञान के सभी पक्षों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी या वनस्पति शास्त्र, वनस्पति शास्त्र में धरातल पर पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है और भूगोल में भी इनका अध्ययन किया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब वनस्पति शास्त्र का हम अध्ययन करते हैं तो उसमें एक बॉटनिस्ट क्या करता है, वो एक पौधे की एनाटॉमी क्या है, उसके डिफरेंट पार्ट्स क्या है, उसकी फिजियोलॉजी क्या है और वो कहाँ है, इसको जानने का प्रयास करता है। जबकि एक भूगोलवेत्ता उसको संपूर्ण परिदृश्य में देखता है कि किस स्थान पर किस तरह की वनस्पति पाई जाती है और क्यों पाई जाती है। तो जो स्थानिक वितरण है वो भूगोलवेत्ताओं के अध्ययन क्षेत्र में आता है। सोशल साइंसेस, जो मानव भूगोल है, मानव के जितने क्रियाकलाप हैं उनसे जुड़े हुए जो भी सामाजिक विज्ञान हैं, उन सब का संबंध भूगोल से है। मनुष्य की जो भी गतिविधियां हैं, सबसे पहले वो अपनी जीविका चलाने के लिए आर्थिक गतिविधि करता है और जीविकोपार्जन के लिए की जाने वाली आर्थिक गतिविधियों को हम अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं और भूगोल में उसको आर्थिक भूगोल में पढ़ते हैं। मानव अपना सेटलमेंट बनाकर रहता है, बसाव बनाकर रहता है, बस्तियां बनाकर रहता है। ये बस्तियां ग्रामीण भी हो सकती है, नगरीय भी हो सकती है। तो इन बस्तियों को हम सेटलमेंट ज्योग्राफी या बस्ती विज्ञान में पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी में हम सामाजिक व्यवहार को पढ़ते हैं। सोशल ज्योग्राफी में भी हम विभिन्न समाजों की विशेषताओं को, गुणों को, उनकी वितरण को, उसका अध्ययन करते हैं। तो सोशल साइंसेस में जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब को हम भूगोल की ब्रांचेस के साथ जोड़कर उनका अध्ययन करते हैं। तो कुल मिलाकर भूगोल एक समग्र रूप में पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। अब हम आते हैं, ये आपका एक पार्ट था जिसमें भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल के प्रमुख घटक क्या है, भौतिक भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, इसके बारे में हमने जाना और भौतिक भूगोल की विज्ञान की अन्य शाखाओं के साथ उनके संबंध को देखा। अब हम बात करते हैं यूनिवर्स या अंतरिक्ष की। आप सभी जानते हैं कि अंतरिक्ष की उत्पत्ति लगभग 14 से 20 बिलियन पूर्व मानी जाती है, यानी कि लगभग 14 से 20 अरब वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। एडविन हबल महोदय, जिन्होंने टेलीस्कोप बनाई थी हबल, उन्होंने 1920 में बिग बैंग थ्योरी बताई थी और उसके द्वारा अंतरिक्ष की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया था। हबल महोदय ने बताया कि अंतरिक्ष में प्रारंभ में एक प्रीमॉर्डियल मैटर था, मतलब अंतरिक्ष में बहुत सारा आद्य पदार्थ था। वो पदार्थ कंडेंस्ड फॉर्म में था। अत्यधिक गर्मी और अत्यधिक दबाव के कारण उसमें अणुओं का निर्माण नहीं हो पा रहा था। फिर क्या होता है, एकदम से सडन विस्फोट होता है और वो पदार्थ बहुत तेजी से उछलकर बहुत दूर तक टुकड़ों में बिखर जाता है और जो उछलने की, गिरने की गति होती है वो हजारों किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से होती है। जब इस तरह बिखराव होता है तो उसमें एकदम से सडन कूलिंग शुरू हो जाती है। जो बहुत गर्म और दाब में होता है वो पदार्थ जब जाके बिखरता है तो उसमें अचानक से वो ठंडा होने लगता है और इस ठंडा होने के कारण जो एटम हैं उनके पार्टिकल हल्के एलिमेंट्स के एटम में परिवर्तित होने लगते हैं और जो धीरे धीरे गैस के बादलों के रूप में बदल जाते हैं और जो अंतरिक्ष के विभिन्न पिंड है उनके निर्माण में सहायक होते हैं। इस तरह से उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों की संख्या में आकाश गंगाएं या गैलेक्सीज है। जो सबसे बड़ा फीचर हमको अंतरिक्ष में दिखता है वो गैलेक्सी या आकाश गंगा है और अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों आकाश गंगाएं हैं। और ये आकाश गंगाएं कैसे बनी? इन आकाश गंगाओं का निर्माण
इन आकाशगंगाओं का निर्माण सबसे पहले नेबुला या निहारिका के बनने से हुआ। निहारिका क्या होती है? निहारिका यानी कि गैस का बादल। हाइड्रोजन गैस वायुमंडल में बहुतायत में मौजूद है और जब ये गैस का बादल एक साथ घूमने लगता है तो वो निहारिका कहलाती है और इसका आकार बहुत बड़ा होता है। अंतरिक्ष में कई तरह के पिंड पाए जाते हैं। तारे या स्टार इसमें प्रमुख है। तारा वो आकाशीय पिंड होता है जो इस तरह की जो गैसियस नेबुला होती है उसके न्यूक्लियाई में जब पदार्थ इकट्ठा होने लगता है, धूल और मिट्टी के कण, और जब वो संगठित हो जाते हैं और उसका लंप बन जाता है और धीरे धीरे वो ग्रहाणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं और संगठित होकर गतिमान हो जाते हैं, तो वो स्टार या तारा कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं सौर मंडल के उत्पत्ति की। सूर्य एक औसत आकार का तारा है जो हमारी आकाशगंगा में पाया जाता है। अंतरिक्ष में जितनी भी आकाशगंगाएं हैं उनमें हमारी आकाशगंगा का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे हमारी आकाशगंगा है जो एक स्पाइरल फॉर्म में है। आकाशगंगाओं का निर्माण आप देखेंगे इस स्लाइड में, ऐसे माना जाता है कि प्रारंभ में जो पदार्थ अंतरिक्ष में मौजूद था उसमें एनर्जी नहीं थी और ग्रेविटेशनल पुल का अभाव था। धीरे धीरे जब ग्रेविटेशनल पुल का निर्माण हुआ, यानी कि गुरुत्व शक्ति का निर्माण हुआ, तो ये पदार्थ एक साथ इकट्ठा होने लगा और इससे गैलेक्सी या आकाशगंगा का निर्माण हुआ। गैस का, मैंने आपको बताया, गैस का एक बड़ा बादल नेबुला या निहारिका कहलाता है। ये नेबुला या निहारिका जिसमें धीरे धीरे जो गैस का पुंज था वो बड़ा होता गया और अधिक सघन होता गया और धीरे धीरे इस पुंज ने तारों का रूप लेना शुरू किया। मैंने आपको बताया कि हमारी आकाशगंगा का नाम मिल्की वे है और मिल्की वे एक स्पाइरल नेबुला है जिसकी एक आर्म पर, एक भुजा पर सूर्य स्थित है। सूर्य एक औसत आकार का तारा है और इसके आकर्षण क्षेत्र में आने वाले पिंड जो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो सौरमंडल का निर्माण करते हैं। तो जो हमारा सूर्य है उसका जो परिवार है वो सौर परिवार या सौरमंडल कहलाता है। हमारे इस सौरमंडल में 8 प्लैनेट्स या 8 ग्रह हैं, उनके 32 उपग्रह हैं। इसमें कई तरह के क्षुद्र ग्रह हैं, पुच्छल तारे हैं, उल्का पिंड है और कई सारे गैस के पार्टिकल्स हैं जो स्वयं प्रकाश को रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारे सौरमंडल में शुक्र, बुध, पृथ्वी और मंगल, ये जो ग्रह है इनको इनर ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य के निकट स्थित है। इसके बाद एक क्षुद्र ग्रह का जोन आता है और उसके बाद बड़े ग्रह जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, यूरेनस, नेपच्यून, अरुण और वरुण, ये आउटर प्लैनेट्स कहे जाते हैं या बाह्य ग्रह कहे जाते हैं। पहले 4 प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कहते हैं क्योंकि ये आकार और फॉर्मेशन में पृथ्वी के जैसे है और जिनका निर्माण चट्टानों से और धातुओं से हुआ है। जो बाहर के 4 ग्रह हैं वो गैसेस के बने हुए हैं, हल्के पदार्थों से बने हुए हैं। सभी ग्रह लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स पहले यानी कि 4.6 अरब वर्ष पहले अस्तित्व में आए थे। सभी प्लैनेट या सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं। इन सभी की कक्षा अंडाकार है और ये प्लैनेट अपनी एक्सिस पर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं यानी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं।
पृथ्वी भी अपनी अक्ष पर 24 घंटे में एक घूर्णन पूरा करती है और उसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है। मात्र 2 ग्रह ऐसे हैं, वीनस यानी कि बुध और यूरेनस, जो अपनी अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। जुपिटर और मार्स के बीच में यानी कि बृहस्पति और मंगल के बीच में लगभग 500 आकाशीय पिंड पाए जाते हैं जो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। क्षुद्र ग्रह वो आकाशीय पिंड होते हैं, एक तरह के छोटे ग्रह होते हैं जिनका व्यास 800 किलोमीटर से, जिसका डायामीटर 800 किलोमीटर से कम होता है और ये कुछ किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर तक की डायमीटर में ये पाए जाते हैं। इसके अलावा सौरमंडल में कई पुच्छल तारे पाए जाते हैं जिनको कॉमेट कहते हैं। पुच्छल तारे सॉलिड फ्रेगमेंट्स का एक संगठित रूप होता है। इसकी एक लंबी पूंछ होती है। दरअसल में जो बर्फ के पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें होते हैं और जब ये तारा सूर्य की तरफ जाता है तो वो जो बर्फ के पार्टिकल्स हैं वो पिघलने लगते हैं, गैसीय अवस्था में आ जाते हैं और वो दूर तक फैले हुए दिखाई देते हैं, जिसको हम पुच्छल तारा कहते हैं। यदि आप स्लाइड देख रहे हैं तो पहला एस्टेरॉइड है, दूसरा पुच्छल तारा या कॉमेट है और तीसरा मीटियोर या उल्का कहलाता है, जिसको हम शूटिंग स्टार कहते हैं। अंतरिक्ष में आपको टूटते हुए तारे दिखाई देते होंगे, तो जो टूटता हुआ तारा है वो उल्का होती है। उल्का यानी कि चट्टानी टुकड़े जो अंतरिक्ष में विचरित करते रहते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगी कि जो अंतरिक्ष है वो खाली नहीं है, उसमें कई गैस के धूल कण, चट्टानी टुकड़े वहाँ पर विचरते रहते हैं और जब इस तरह के चट्टानी टुकड़े पृथ्वी के वायुमंडल से टकराते हैं तो वे घर्षण के साथ वही नष्ट हो जाते हैं और वही वायुमंडल के घर्षण के कारण वो हमको टूटते तारे की तरह दिखाई देते हैं। और जो आकार में बड़े होते हैं, जो पृथ्वी के वायुमंडल को क्रॉस कर लेते हैं, वो धरातल पर आकर गिरते हैं, जिनको हम उल्कापात या मीटियोराइट कहते हैं। अब पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई? पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें पूरे सोलर सिस्टम या पूरे सौर परिवार की उत्पत्ति को समझना होगा, क्योंकि ये सब एक ही समय में बने हुए ग्रह हैं। अच्छा, ग्रह और तारे, इसका फर्क मैं आपको बताना चाहूँगी। तारे वो आकाशीय पिंड होते हैं जो स्वयं प्रकाशवान होते हैं और ग्रह वो होते हैं जो तारों के प्रकाश से चमकते हैं। इसीलिए सूर्य एक तारा है जो स्वयं प्रकाशवान है और पृथ्वी एक ग्रह है और ये जो पूरे 8 प्लैनेट्स हैं, 8 ग्रह हैं, वो सब सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। सूर्य पृथ्वी से, थोड़ा सा सूर्य के बारे में बताना चाहूँगी। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है और उसके केंद्र का तापमान 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड है और उसकी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस है। हाइड्रोजन निरंतर नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा हीलियम में परिवर्तित होती रहती है। तो पृथ्वी की उत्पत्ति को समझने के लिए इसको हम 2 क्लासेस में, 2 वर्गों में बांटते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में थ्योरीज या हाइपोथेसिस दी गई है। परिकल्पना और सिद्धांत। परिकल्पना और सिद्धांत में क्या अंतर होता है? परिकल्पना वो होती है जो टेस्टेड नहीं है और सिद्धांत वो होते हैं या थ्योरी वो होती है जो विज्ञान के द्वारा उसको प्रमाणों के आधार पर प्रमाणित किया जा चुका होता है। और चूंकि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो इतना करोड़ों वर्ष पहले, अरबों वर्ष पहले की घटना है, इसलिए इसमें स्टोरी टेलिंग की, मतलब कहानी बना के कहने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से इसको समझाने का प्रयास किया है। तो जो पृथ्वी की उत्पत्ति से महत्वपूर्ण सिद्धांत या परिकल्पनाएं हैं उनको हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इनको मोटे तौर पर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला है इवोल्यूशनरी या नेचुरल थ्योरी, या जिसको हम विकासवादी थ्योरी कहते हैं। इसमें ये माना जाता है कि तारों से किस तरह से ये ग्रहीय सिद्धांत या ग्रहीय सिस्टम तंत्र बना। और दूसरा कैटास्ट्रॉफिक या आकस्मिक थ्योरीज, जिसमें ये माना जाता है
कि अंतरिक्ष में या तो कोई विस्फोट हुआ होगा या कोई दो पिंड आपस में टकराए होंगे, इस कारण सोलर सिस्टम या इसकी उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के विभिन्न परिकल्पनाओं को समझने से पहले कुछ वैज्ञानिक शब्द हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगी। मास और वेट। मास मतलब द्रव्यमान और वेट मतलब भार। कोई भी वस्तु जिस पदार्थ से बनी होती है वह उस वस्तु का मास कहलाता है या द्रव्यमान कहलाता है। और जब उस वस्तु में उसका ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल जुड़ जाता है तो वो भार बन जाता है। भार एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अलग हो सकता है, चंद्रमा पर उसका भार अलग होगा क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्व बल अलग है, सूर्य पर अलग होगा और किसी अन्य ग्रह पर अलग होगा। सपोज करिए जो चंद्रमा है वह उसका मास और कम है पृथ्वी की तुलना में, और उसका जो गुरुत्व बल है वो भी पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। तो यदि आज सपोज मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ कि अगर मैं पृथ्वी पर 60 किलो मेरा वजन है तो चंद्रमा पे जाऊंगी तो वो 10 किलो हो जाएगा, क्योंकि भार का संबंध गुरुत्व से है। तो ये अंतर है द्रव्यमान और भार में। चूंकि अंतरिक्ष में जितने भी पिंड हैं उन सबका गुरुत्व बल अलग अलग होता है, तो जब हम उनकी बात करते हैं तो भार के स्थान पर हम द्रव्यमान की या मास की बात करते हैं। दूसरा टर्म है सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है जिसको अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जिसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। जो बल किसी वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करता है वह अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। और अभिकेंद्रीय बल किसी वस्तु को केंद्र की ओर आकर्षित करता है, जैसे पृथ्वी का गुरुत्व बल अभिकेंद्रीय बल है। और एक बल होता है जो किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर फेंकता है, उसको अपकेंद्रीय बल कहते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूं कि जब हम आगे पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न परिकल्पनाएं पढ़ेंगे तो इनका जिक्र आएगा। जो गुरुत्व बल है वो अभिकेंद्रीय बल का या सेंट्रीपिटल फोर्स का उदाहरण है। और जब आप किसी घुमावदार मोड़ पर जाते हैं और जब बस में तेजी से उस टर्न पर जाते हैं तो आप अपने आप को बाहर फेंका हुआ महसूस करते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, अपकेंद्रीय बल होता है। अगर आप किसी बाल्टी में पानी भर के रस्सी से उसको बांध दीजिए और उसको चारों तरफ गोल गोल घुमाइए तो आप पाएंगे कि वो पानी नीचे नहीं गिरता। इसका कारण भी अपकेंद्रीय बल है। तो ये अपकेंद्रीय बल जब हम सेलेशियल बॉडीज या अंतरिक्ष में पिंड घूमते हैं तो अपकेंद्रीय बल वहां पर कार्य करता है। तीसरा टर्म है वेलोसिटी एंड मोमेंटम, वेग और संवेग। किसी एक निश्चित दिशा में किसी वस्तु की गति को हम वेग कहते हैं, और अगर उस वस्तु उस गति में, उसके वेग में उसके द्रव्यमान का गुणा कर दिया जाए तो संवेग बन जाता है। आप इसके अंतर को यूं समझ सकते हैं कि बंदूक से जब हम गोली चलाते हैं तो उसका मोमेंटम इतना तेज होता है कि वह दीवार में भी छेद कर देता है, वो मनुष्य के आर पार निकल जाता है। गोली तो छोटी होती है लेकिन वो मोमेंटम के कारण, क्योंकि वो जो उसमें जो छर्रा लगा होता है वो बहुत भारी होता है, तो अगर उसका मास और उसकी गति, उसको बहुत तेज गति से छोड़ा जाता है, ये दोनों मिलकर मोमेंटम या संवेग बन जाती है। तो जब आकाश में पिंड विचरते हैं तो उनमें मोमेंटम होता है, संवेग होता है और उनका वेग भी होता है। इसको और विस्तार में मैं बताऊंगी। एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। अंतरिक्ष में जितने भी पिंड होते हैं, एक तो लगातार घूमते रहने से उनका आकार गोलाकार हो जाता है, और चूंकि वो पिंड परिभ्रमण भी करते हैं और घूर्णन भी करते हैं, अपनी जगह पर भी घूम रहे हैं और किसी न किसी का चक्कर भी लगा रहे हैं, तो जब इस तरह से होता रहता है तो ध्रुवों से वो चपटे होने लगते हैं और इक्वेटर या विषुवत रेखीय क्षेत्र में उनके पदार्थों का जमाव अधिक होने लगता है। तो एंगुलर वेलोसिटी और ये जो जितने भी पिंड हैं वो किसी न किसी
एंगल पे या कुछ डिग्री अंश पे झुके रहते हैं। तो किसी घूमते हुए पिंड का जो एक झुका हुआ पिंड है वो जिस गति से घूम रहा है वो उसका कोणीय वेग कहलाता है। और जब कोई पिंड जिस गति से घूम रहा है उसमें उसके अर्धव्यास को गुणा कर दिया जाए तो वो उसका एंगुलर मोमेंटम बन जाता है। वेलोसिटी और मोमेंटम, मोमेंटम होता है v इंटू एम, मतलब वेग गुणा द्रव्यमान, मास, उससे गुणा करने पर मोमेंटम आता है। और एंगुलर मोमेंटम में v इंटू एम इंटू आर, जो पिंड घूम रहा है उसके अर्धव्यास को भी गुणा कर दिया जाता है। तो उस घूमते हुए पिंड की गति गुणा उसका मास, द्रव्यमान गुणा आर या उसका अर्धव्यास, ये मिलकर एंगुलर मोमेंटम या कोणीय संवेग बनाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर सिद्धांत को जब हम रिजेक्ट करते हैं तो उसमें एंगुलर मोमेंटम की बात आती है। और आखिरी जो टर्म मैं आपको समझाना चाहूँगी वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग के संरक्षण। कोणीय संवेग का संरक्षण का मतलब ये होता है कि जब तक किसी घूमते हुए पिंड में कुछ और ऐड नहीं किया जाए तो उसका जो कोणीय संवेग है वो स्थिर रहता है। तो कोणीय संवेग स्थिर रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सपोज करिए किसी घूमते पिंड का कोणीय संवेग है 40, ठीक है, उसकी वेलोसिटी है 2, उसका मास है 5, द्रव्यमान है 5 और उसका आर है 4। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई पिंड घूमता है तो यदि उसके गति, अगर उसकी गति बढ़ जाती है तो उसके अर्धव्यास में कमी आती है, और अगर उसका अर्धव्यास, उसके अर्धव्यास में परिवर्तन होता है तो उसकी गति में परिवर्तन होता है। यदि अर्धव्यास बढ़ जाता है तो उसकी गति कम हो जाएगी। सपोज करिए कोणीय संवेग 40 ही रहेगा, अगर इसकी वेलोसिटी, गति इसकी कम हो गई, 1 हो गया, तो इसके अर्धव्यास में वृद्धि हो जाएगी, और यदि इसके अर्धव्यास कम हो गया तो इसकी गति अपने आप बढ़ जाएगी। तो इस तरह ये बेसिक वैज्ञानिक शब्द हैं जिनका प्रयोग हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पनाओं में करते हैं, और उन परिकल्पनाओं को आप हमारे दूसरे लेक्चर में मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी। तो आज हमने अपने पाठ्यक्रम का जो पहली इकाई थी उसके आधे पोर्शन को कवर किया, जिसमें हमने ये बताया कि भौतिक भूगोल क्या है। और एक बार मैं आप वापस सम अप कर दूं कि भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही भौतिक भूगोल है, जिसमें हम धरातल के ऊपर के उच्चावच का अध्ययन करते हैं, उसके समुद्र और महासागरों का अध्ययन करते हैं और उसके वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। फिर भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र क्या है, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम भू आकृति विज्ञान का, इसमें हम जलवायु विज्ञान का, इसमें हम समुद्र विज्ञान का और इसमें हम जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इसके बाद हमने देखा कि अंतरिक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, अंतरिक्ष में जितने भी आकाशीय पिंड पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण है हमारा सौरमंडल। तो सौरमंडल जो कि सूर्य का परिवार है, और हमारे सूर्य के सौरमंडल में मैंने आपको बताया 8 ग्रह हैं, 32 उपग्रह हैं, कई सारे क्षुद्र ग्रह हैं, कई सारे पुच्छल तारे हैं और कई उल्का पिंड हैं। ये सब मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। और ये सौरमंडल कैसे उत्पन्न हुआ इसके बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं दी हैं, जिनको हम अपने अगले लेक्चर में विस्तार से पढ़ेंगे। आज हमने इनको समझने से पहले कुछ आवश्यक जो वैज्ञानिक शब्दावली थी उसको देखा, जिसमें द्रव्यमान और भार, अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल, वेग और संवेग, कोणीय वेग और कोणीय संवेग तथा
कोणीय संवेग का संरक्षण। तो अब ये इन सभी शब्दावलियों का उपयोग हमारे आगे की परिकल्पनाओं में होगा, जो हम बाद में करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।